कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विकिरण एवं द्रव्य की द्वैती प्रकृति। आज हम इसमें 3 और 4 अंक के प्रश्न जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से क्या आशय है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना? धातु की सतह से। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं और ये खाली स्थान में भी भरने के लिए आ जाता है, इतना ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद इसके प्रकार की बात करते हैं। तो पहला है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये भी खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। इसके बाद क्षेत्र उत्सर्जन है। धातु की सतह पर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर लगाने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद इसमें अगला इसका जो है उसको देख लेते हैं, तापायनिक उत्सर्जन। तो इसमें क्या है, धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को तापायन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उचित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, क्षेत्र उत्सर्जन में प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं और तापायनिक उत्सर्जन में उचित ताप पर गर्म करते हैं। बाकी आगे की लाइन वही है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस क्रिया को ये तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? उचित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसके नियम देख लेते हैं और ये नियम एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके अंदर के भागों को समझते हैं क्या है। आपतित विकिरण तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात ये तात्क्षणिक प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए धातु की सतह है और इसमें विकिरण आपतित होता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का इसमें उत्सर्जन होता है। इस तरह से है पहला वाला। दूसरा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है तथा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि हमको बढ़ाना है तो तीव्रता का मान बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है तथा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति निश्चित होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो सीधा सीधा आपको क्या रखना है यहाँ पर अब ध्यान कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन आपतित विकिरण के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है और प्रत्येक धातु के लिए आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट को स्थापित करिए। तो चलिए इसको किस तरह से निकालेंगे समझते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा ये होती E बराबर h न्यू, जहाँ h जो है प्लांक नियतांक है और न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। अब आइंस्टीन के अनुसार जब फोटॉन धातु की सतह पर आपतित होता है तो इसकी ऊर्जा 2 रूपों में व्यय होती है। तो इसकी जो फोटॉन की ऊर्जा है वह 2 रूपों में, किन रूपों में व्यय होती है इसको देख लेते हैं। ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में अर्थात कार्यफलन के रूप में होता है। तो फाई h न्यू नॉट हो जाता है, जहाँ न्यू नॉट पहली आवृत्ति है।
ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होता है। तो जैसे के मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि फोटान की जो ऊर्जा होती है दो रूपों में व्यय हो गई। उदाहरण के लिए ले लें कि यहाँ पर फोटान की ऊर्जा कितनी थी, यदि 100 जूल, तो 100 जूल में से 30 जूल तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में अर्थात कार्यफलन के रूप में खर्च हो गई। तो जो शेष ऊर्जा होगी अर्थात 70 जूल, वो 70 जूल की ऊर्जा उसको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में होगी। इस तरह से ये है। चलिए अब आगे का देखते हैं। अब यहाँ जो उसमें mv² मैक्स था, तो वहाँ पर m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v मैक्स का मतलब अधिकतम वेग है। अब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये फोटान की ऊर्जा E थी, कार्यफलन फाई था और गतिज ऊर्जा के मैक्स थी। यहाँ पर फोटान की ऊर्जा ही दो रूपों में व्यय हो गई, इसलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी ऊर्जा के बराबर होगा। अब यहाँ समीकरण 1 में देख लेते हैं कि जो E का मान है, देख लीजिए E का मान, ये E का मान ये है, E इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ E की जगह पर क्या लिख दिए हैं, एच न्यू। इसके बाद यहाँ लिखा है फाई, फाई अर्थात कार्यफलन, फाई का मान क्या है, एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स है। तो के मैक्स का मान कितना, हाफ mv² मैक्स। तो के मैक्स की जगह लिख दिए हाफ mv² मैक्स। इस तरह से हमको यहाँ पर ये लिखना है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पक्षांतर कर दिए हैं एच न्यू नॉट का। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे एक स्टेप, यदि मैं करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ समीकरण 1 2 3 से मान रख दिए, ई का मान, फाई का मान, के मैक्स का मान। अब हम इसका यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो समीकरण इस तरह से बन जाएगा, देख लीजिए। ये हम इसका पक्षांतर करें तो ये माइनस में आ गया और यहाँ पर क्या बचेगा, ये बराबर बचेगा। इस तरह से यहाँ पर ये समीकरण बन गया। अब यहाँ से हम यदि h कॉमन लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv² मैक्स। तो या इधर लिख दें या इधर लिख दें, बात उतना ही है। तो ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डी ब्रागली तरंग समीकरण लैम्ब्डा इक्वल टू h/mv की व्युत्पत्ति करिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं, कैसे इसको व्युत्पत्ति करना है, निकालना है। डी ब्रागली तरंग समीकरण या संबंध गतिमान कण के साथ संलग्न तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रागली तरंग कहते हैं। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या है, एच न्यू। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले फोटान की ऊर्जा लिख लेना है। इसके बाद जहाँ हमको बताना है न्यू क्या है, आवृत्ति है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से फोटान की ऊर्जा होती E बराबर mc², जहाँ फोटान का द्रव्यमान m और वेग क्या है, c है। अब हम समीकरण 1 और 2 को आपस में तुलना करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर E इक्वल टू mc² है, तो यहाँ भी देख रहे हैं समीकरण 1 में E है और यहाँ भी समीकरण 2 में भी E है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो mc² बराबर क्या लिख दिए, एच न्यू। तो इस तरह से यहाँ पर हम तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 से हमको ये मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं ये जो न्यू होता है, न्यू मतलब प्रकाश की आवृत्ति, उसका मान होता है c/λ। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, c/λ। यहाँ से देखते हैं कि ये c और ये c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ 2 c थे तो एक ठो c बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचा mc बराबर h/λ। तो लैम्ब्डा यदि हमको निकालना है तो लैम्ब्डा का पक्षांतर कर देंगे। तो लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा h/mc बराबर h/p, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान गुणे वेग बराबर क्या होता है, संवेग। तो यहाँ पर p बराबर ये हो गया mc। अब आगे के में देखते हैं इसको, अब आगे कैसे हल करेंगे। तो देखिए, यदि गतिमान कण का द्रव्यमान m और उसका वेग v हो तो कण का संवेग क्या हो जाएगा, p बराबर mv। तो जो ऊपर सूत्र आया था लैम्ब्डा बराबर h/p, उस p के स्थान पर क्या लिख देंगे, mv। तो यहाँ पर लैम्ब्डा बराबर h/mv, यह डी ब्रॉगली तरंग का संबंध, यह समीकरण कहलाता है।
जहाँ m जो है गतिमान कण का द्रव्यमान है और v गतिमान कण का वेग है। चलिए अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असफल क्यों है। तो इसके निम्न कारण हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत असफल है, इसके निम्न कारण हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, लेकिन ये गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, इसलिए असफल है। दूसरा है आवृत्ति कुछ भी हो, एक निश्चित तीव्रता पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना चाहिए तरंग सिद्धांत के अनुसार, किंतु देहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। और यदि तरंग सिद्धांत को लगाएं तो उसके अनुसार तो किसी भी आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा का सतत अवशोषण होने से इलेक्ट्रॉन का कुछ समय बाद उत्सर्जित होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो तत्काल उत्सर्जित हो जाता है, तो इनकी व्याख्या ये तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, इसलिए तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल होता है। धन्यवाद।